नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदौर के डीआईजी श्री मनीष कपूरिया जी। श्री मनीष कपूरिया 1990 में मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में आए पीएससी के जरिए, और उन्हें 2006 में आईपीएस अवार्ड हुआ। उसके बाद वे सीहोर के एसपी रहे, नरसिंहपुर के एसपी रहे, उज्जैन के डीआईजी रहे, मध्य प्रदेश के डीजीपी के ओएसडी रहे। बहुत सारे पदों पर उन्होंने काम किया है। कपूरिया जी का इंदौर से बहुत पुराना वास्ता है। वो 2001 से 2003 तक सीएसपी विजयनगर रहे। 2005-06 के आसपास वो महू के एडिशनल एसपी रहे, और वो इंदौर की समस्याओं को, इंदौर की पब्लिक के टेस्ट को और इंदौर की कानून व्यवस्था को उतनी ही बखूबी जानते हैं जितने की जानना चाहिए। वे एक बेहद सरल, सुलझे और ईश्वर में आस्था रखने वाले अधिकारी हैं, और उनकी जो पुलिसिंग है वो आजकल की पुलिसिंग से थोड़ी डिफरेंट इस मायने में है कि वे अभी भी अपनी पुलिसिंग में कहीं ना कहीं अध्यात्म को और ईश्वर को जोड़कर उसके काम करते हैं। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कोविड का जब कार्यकाल खत्म हुआ, और कोविड वैसे तो कहा जा रहा है कि कोविड अभी टल गया है, गया नहीं है, लेकिन अगर मैं मानूं कि वो पीक जब खत्म हुआ और लॉकडाउन खुला, तो उसके बाद अचानक अपराधों में वृद्धि हुई, वारदातों में वृद्धि हुई। कुछ तो बहुत ही जघन्य और नृशंस घटनाएं हुई जिसने हमको हिला दिया। चूंकि एक आप बहुत सीनियर ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ आप एक अध्ययनशील भी हैं, तो क्या ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से जुड़ा हुआ ज़्यादा मसला है या कानून व्यवस्था ज़्यादा जुड़ा हुआ मसला है? इसको समग्रता से इसका अवलोकन करना चाहिए। ये स्पष्ट है कि कोविड के टाइम्स में लॉकडाउन चला और सभी प्रकार की गतिविधियों पे एक अंकुश लगा रहा, और जब वो अंकुश समाप्त हुआ तो उसके बाद एक स्वच्छंदता का प्रादुर्भाव हुआ, हमारे जनमानस में भी हुआ, जिसकी परिणति कुछ अपराधों की वृद्धि में हुई। उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो जितने भी अपराध इस प्रकार के संपत्ति संबंधी अपराध या अन्य जो वायलेंट क्राइम्स हुए, वे लगभग सभी ट्रेस हो गए हैं, पकड़ लिए गए हैं और उनमें प्रोसिक्यूशन हो गया है। लेकिन इसके मूल में यदि हम जाएं तो समाज के उस वर्ग को हमें देखना पड़ेगा कि जिसके ऊपर एक विशेष तौर का प्रभाव इसमें रहा, वो है युवा वर्ग। और युवा वर्ग जब लॉकडाउन के बाद जब बाहर निकला, तो जो एक आत्मसंयम, एक डिसिप्लिन, जो पब्लिक डिसिप्लिन या सामाजिक अनुशासन जो होना चाहिए था, वो उसके बंधन उसने तोड़े, और उसके बाद फिर कुछ क्राइम्स की वृद्धि ये पूरे भारत में हुई है। इट इज़ नॉट इंदौर स्पेसिफिक, ये सभी जगह हुआ। इंदौर में तो बल्कि इसका जो इम्पैक्ट है वो अन्य नगरों की अपेक्षा कम रहा है, लेकिन अब वो सहजता आ रही है, और एक वृद्धि कुछ अपराधों में हुई थी वो अब सामान्य तौर पे हो गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसके जो आंकड़े आ रहे हैं वो इंदौर के लिए काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इंदौर को एक तरह से बदनामी के बायस बनने वाले हैं। उसको रोकने की दिशा में, या वो जिस तरह से दूसरे ग्रोइंग शहर हैं उनकी तुलना में इंदौर में क्राइम रेट क्यों ज़्यादा होता है? क्या इसलिए कि यहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं, जो टीआई लेवल के अधिकारी हैं, वो बहुत लंबे समय से जमे हुए हैं, पॉलिटिकल प्रेशर के तहत वो आए हुए हैं, इसलिए उनकी ध्यान उस व्यवस्था पे नहीं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम है, जिसको बर्किंग ऑफ क्राइम कहते हैं, कि अपराध हुआ और उसका पंजीकरण ना हो। ये अपराध के आंकड़े को छुपाना और अपनी एक गलत पिक्चर पेंट करना है। यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि अपराध का सूचना आती है तो नियमानुसार अपराध दर्ज होते हैं, उनका समुचित अनुसंधान भी होता है, और फिर उसका प्रोसिक्यूशन होता है। और इसमें यह एक महत्वपूर्ण नहीं रह जाता कि अपराधों के आंकड़े कहाँ जा रहे हैं, उसके पीछे का मानव महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि कोई अपराध की सूचना लेके आता है तो उसका जो वैधानिक प्रक्रिया है भारत की विधि संगत, उसके अनुरूप ही उसका निराकरण किया जाता है। इस क्रम में यदि आंकड़े कुछ बढ़ते हैं तो
उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का जो मानवीय चेहरा है उसको रिलीफ मिलती है। और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई बहुत बड़े पैमाने पे आंकड़े बढ़े भी नहीं हैं। बिल्कुल सामान्य इसकी जो वृद्धि होती है 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसके शहर भी अनुसार बढ़ ही रहा है। तो वो आंकड़े कोई बहुत अधिक ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जनमानस में कानून के प्रति एक सम्मान भी जागा है, और एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच है, ये भी बढ़ा है। ये आप जो कह रहे हैं कि रिपोर्ट लिखने में कोई कोताही नहीं होती, ज़्यादातर पंजीबद्ध हो जाते हैं, लेकिन पब्लिक का अनुभव ये है, कई बार हमने भी इस तरह की खबरें पढ़ते हैं और आपके संज्ञान में भी बातें आती हैं कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, लोग बहुत परेशान होते हैं, फिर आप एसपी के पास या आपके पास या किसी आईजी के पास, वरिष्ठ अधिकारी के पास जाते हैं, तब जाकर रिपोर्ट बमुश्किल दर्ज होती है। हाल ही में कुछ दिन पहले तो एक मसला ऐसा हुआ कि आपके एक एसपी ने एक किसान को रिपोर्ट लिखवाने के लिए जो है विजयनगर में भेजा, और वो फॉलोअप करते रहे, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उनका असिस्टेंट लगातार फॉलोअप करता रहा। तो इस तरह से क्या, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जैसे ही एफआईआर कोई कराना चाहे तुरंत एफआईआर दर्ज होना चाहिए, अगर वो गलत एफआईआर कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। तो क्या आप अपनी पुलिस को इस बात के निर्देश करेंगे कि व्यक्ति जब आता है दुखी होकर तो तत्काल उसकी पहले तो एफआईआर लिखी जाए, भटकना ना पड़े आपका उसे? कहना बिल्कुल सही है, और ऐसा ही होना भी चाहिए, ऐसा लगभग हो भी रहा है। किंतु अपराध की दो श्रेणियां हैं, एक संज्ञेय, एक असंज्ञेय। और असंज्ञेय अपराध की जो घटना होती है उसमें नॉन कॉग्निजेबल 155 सीआरपीसी के तहत उसका पंजीकरण किया जाता है। होता यह है कि जब कोई कंप्लेनेंट आता है तो उसके मनो मस्तिष्क में पूर्णतः अपनी समस्या सर्वोपरि रहती है, और कई बार वो समस्या को एक्सपैंड करके भी बताता है, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी बताता है। तो उसके जब समग्रता से उसका विश्लेषण किया जाए और फिर सहजता से कि भाई मूलतः समाज के अंदर ये नहीं है कि सतत रूप से प्रोसिक्यूशन चलता रहे, ये तो सोसाइटी की हेल्प के लिए है। पुलिसिंग की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ सोशल कॉन्शियंस इन एक्शन। सामाजिक अंतश्चेतना जब मूर्त स्वरूप लेती है तो वो पुलिस बन जाती है। कोई मशीन नहीं है कि एक मैकेनाइज्ड रूप से आए, उन्होंने आपने कंप्यूटर के सामने अपना वक्तव्य दिया और एफआईआर पंजीकृत हो गई। ये तो एक जीवंत रिश्ता है, चाहे कंप्लेनेंट हो, चाहे उसका अपोनेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रोसिक्यूशन हो, ये एक जीवंत संस्था है। और हमारा सबका समग्र उद्देश्य ये है कि समाज में एक सहजता रहे, मर्यादा रहे, समाज सुचारू रूप से चलता रहे। तो कंप्लेंट्स का लगातार सतत रूप से कंप्लेंट्स आती हैं, और वो कई बार कंप्लेंट्स जो हैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती हैं। ये रीज़न होता है। और फिर बार बार बताने के उपरांत भी जो कंप्लेनेंट्स हैं उनके वो जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिपोर्ट्स करते हैं तो ये इस प्रकार का सिनेरियो सामने आता है। लेकिन हम इस मामले में पूरी तरह से सजग हैं, सतत रूप से अपने स्टाफ को भी बताते हैं कि रिपोर्टिंग में बर्किंग ना हो, क्राइम जो है वो रजिस्टर हो, और सबसे ज़्यादा कंप्लेनेंट्स के साथ जो व्यवहार है इंटरपर्सनल, उसको बैठा के सुनना, उसकी जो वेदना है उसको समझना, और फिर रियल टाइम उसमें रिड्रेसल देना, ये सतत रूप से प्रक्रिया चल रही है, और मुझे लगता है बहुत हद तक हम इसमें सफल भी हुए। चूँकि एक पुलिस का हमेशा से ये कहा जाता रहता है कि पुलिस का एक मानवीय चेहरा आना चाहिए सामने। कोशिश भी हो रही है इंदौर पुलिस में, बुज़ुर्गों के फील्ड में तो आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आपके कई बुज़ुर्ग लोग खुश भी होते हैं, उनके माता पिता की जब लोग सुनते नहीं हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, तो आप कुछ इस तरह की व्यवस्था कराते हैं। लेकिन महिलाओं के संदर्भ में, खासकर बच्चियों के संदर्भ में जिस तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, द्वारकापुरी क्षेत्र उस तरफ बहुत ज़्यादा इस तरह की घटनाएं होती हैं, और बच्चियां कई बार वहाँ जाती हैं, उस रिपोर्ट में जैसा कि वही लिखाने की परेशानी होती है। कभी कहा जाता है कि मैडम नहीं है, कभी कहा जाता है सर नहीं है, कभी कहा जाता है कि टीआई साहब आए तब लिखाना। उस चक्कर में एक महिलाओं का जो कि बहुत जोर है शासन प्रशासन का कि महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो उसके लिए आपने क्या निर्देश अपने टीम को दे रखे हैं? देखिए, निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं कि एक तो विलंब ना हो, और फिर नियमानुसार एफआईआर हो। जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट बना उसमें बड़े स्पष्ट प्रावधान हैं कि रिपोर्ट्स लिखनी हैं, और ना लिखने के ऊपर भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं। उसमें महिला की जो महिला संबंधी अपराध की रिपोर्ट है उसको महिला अधिकारी ही लिखेगी।
कई बार ऐसा होता है कि महिला अधिकारियों की कमी रहती है थाने में, और फिर एक जोन में या एक सीएसपी सर्कल में एक ही लेडी सब इंस्पेक्टर अवेलेबल रहती है, उसको एक जगह एक थाने में लिख रही जबकि दूसरे थाने में पुनः एक कोई रिपोर्ट आ गई है, वो विलंब का कारण बनता है। वो अभी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छा, साथ में उसकी वीडियोग्राफी भी होनी है, फिर CCTNS में उसकी FIRs की एंट्री होती है, वो डायरेक्ट CCTNS में रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं। ये पूरी प्रक्रिया कम्बरसम प्रक्रिया है, और इसमें ये बहुत ही मानवीय बड़ा संभव है कि कुछ थोड़ा बहुत उसमें विलंब हो, लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि बड़े पैमाने पे 363 की रिपोर्ट्स लिखी गई हैं, और उतने ही पैमाने पे हमने बच्चियां बरामद भी की हैं। हम स्टेट में सबसे ज़्यादा हैं बच्चियों को रिकवर करने में। तो ये एक, और फिर बहुत बड़े पैमाने पे उनके पेरेंट्स का, उनके गार्जियंस का हमारे पास एक अनुग्रह भरा पत्र भी आता है। वो आकर के अनुग्रह व्यक्त करते हैं कि साहब अब बड़ी जल्दी से, बड़े सशक्ता से बच्ची को बरामद कर दिया गया। तो ये मानव तस्करी इन दोनों बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। नहीं, मानव तस्करी नहीं है। मानव तस्करी का एक भी प्रकरण इस वर्ष में नहीं आया है, बल्कि बांग्लादेश ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके बहुत सारी लड़कियों को यहाँ लाया गया, वो जो आपकी पुलिस ने कार्रवाई भी की। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन तस्करी की यहाँ से बाहर ले जाने का एक भी प्रकरण नहीं है। ये बच्चियाँ स्वयं किसी बहकावे में आकर के चली गई, या कई बार क्रोधित होकर चली जाती हैं। उसके कई हमने विश्लेषण किया 363 के केसेस का, तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये पुलिस जागरूक है। इवन हमारा कांस्टेबल डाउन टू द कांस्टेबल भी, उनमें एक जिसको कहते हैं एक जज्बा है कि वो बरामद करते हैं। उनमें इनाम भी उनको निश्चित रूप से हम देते ही हैं। कई बार छोटी बच्चियां घूमती हुई मिली तो उनको घर भी पहुंचाया, घर भी पहुंचाते हैं। तो ये एक इस नगर की जो मानवीय चेहरा है, जो इसके संस्कार हैं, उसके अनुरूप ही यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, और इस पे हमें संतोष भी है। वृद्ध बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्राइम के लिए, और इंदौर में बल्कि देश में ही प्रवृत्ति बढ़ रही है कि बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप अकेले रह रहे हैं, उनके बच्चे काम के सिलसिले में विदेश में हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में, तो उनकी भी चिंता पुलिस को करनी पड़ती है कई बार। उस दिशा के लिए क्या पुलिस का एक योजना है कि कई बार उनको दवाई पहुंच जाए, उनकी खैर मकदम पूछ लिया जाए वो ठीक से हैं कि नहीं? इंदौर पुलिस इसमें बहुत समय से काम कर रही है, और इसमें मतलब मैं आपको 20 वर्ष पुराना भी अनुभव बताता हूँ कि जब ये विजयनगर की कॉलोनीज़ नई नई बन रही थी, तब भी रिमोट एरियाज़ में बुज़ुर्गों की मदद हम स्वयं जाके करते थे। उनका हम सर्वे करते थे, उनका एक डेटा बैंक बनाते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके, उनकी इवन मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी जान करके। तो ये इस शहर की एक परंपरा रही है यहाँ की पुलिस की, और अभी तो इसको बड़े पैमाने पे टेकअप किया गया है, और एडिशनल एसपी हमारे एक इसमें विशेष रूप से इन्वॉल्व हैं, और अच्छा कार्य इस संबंध में हो रहा है। हमने हेल्पलाइंस भी जारी कर रखी हैं, उसमें भी रिपोर्ट्स आती हैं, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, अकेलेपन की प्रॉब्लम है, उन सब का यथासंभव हम निराकरण करते हैं। 20 साल पहले के इंदौर का आप जिक्र कर रहे थे, आप 20 साल पहले 2001 में यहाँ CSP विजयनगर थे, और अब 2021 लगभग 20 साल में बड़ा शहर भी फैला है, समस्याएं भी, और क्राइम का तौर तरीका भी बदला है, और क्राइम का टाइप भी बदल गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, इंदौर महानगर है, और एक बहुत संतोष का विषय कि यदि आप इसको भारत के अन्य नगरों से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ हर स्तर पे परिष्कृतता है, चाहे मानसिक शुचिता हो, चाहे वैचारिक परिपक्वता हो, और चाहे आचरण हो। हम इंदौर शहर के अंदर रह करके इंदौर के क्राइम को बढ़ता हुआ मानते हैं। यदि आप अन्य नगरों से कंपेयर करें, भारत के किसी भी अन्य नगर से, तो आप पाएंगे कि यहाँ का आम जनमानस भी परिष्कृत है, एक सभ्यता का DNA लेके चल रहा है, और ये एक संतोष का विषय है कि अब हम इस स्तर पे भी आ गए हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे वो पुलिसिंग की हेल्प भी करते हैं। जैसे हमारी नगर रक्षा समिति है, ये तत्समय भी चलती थी, 8000 से अधिक हम इसमें सदस्य भी थे, पुराना कॉन्सेप्ट है, अभी तक वो चल रहा है। वे सदस्य जो 20 वर्ष पहले थे, अभी भी वो पितामह के तौर पे वहाँ हैं, नए इसके अंदर सदस्य भी जुड़ गए हैं। तो एक सोशल पुलिसिंग का जो एक जज्बा है इंदौर के लिए कि इट इज़ माई सिटी एंड आई हैव टू मेक इट सेफ, ये भी एक बहुत समय से चला आ रहा है। इसको और बड़े पैमाने पे हम टेकअप कर। जो बड़ा क्राइम यहाँ पर देखने में आता है वो है संपत्ति संबंधी विवाद।
जमीन, मकान, दुकान सबकी रुचि के विषय हैं, नेताओं के हों, अफसरों के हों, पुलिस के हों। और इस जमीन, मकान, दुकान के चक्कर में बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं और बड़ा भारी भूमाफिया यहाँ इंदौर में पैदा हो गया है, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जगह है। उसमें से कुछ भूमाफिया फरार हैं जो अभी तक पकड़े नहीं जा सके, लंबे समय से फरार हैं, चिराग शाह या दीपक मद्दा और इस तरह के लोग। तो और ये जो दुकान, मकान खाली कराना, कब्जा करना, इसमें कई बार, हर बार तो नहीं लेकिन कई बार इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी गलत लोगों के साथ देखने को मिलता है। पुलिस को इस तरह से ना हो, इसके लिए आप की क्या निगरानी है, क्या वॉचिंग है कि कम से कम पुलिस इन्वॉल्वमेंट ना दिखे इस तरह के अपराधों में? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार के अपराध में पुलिस की संलिप्तता अक्षम्य है और स्वीकार्य नहीं है। लेकिन उसके साथ ये उतना ही फैक्ट है कि अनावश्यक रूप से भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और किसी भी पहलू के दो पक्ष होते हैं। जिस पक्ष, एक पक्ष न्याय के साथ या उसका प्रोसिक्यूशन होता है, दूसरा उसका अपोनेंट होता है और वो आवश्यक रूप से यही आक्षेप लगाता है कि साहब हमारे साथ सही नहीं हुआ क्योंकि पुलिस सामने वाले से जुड़ गई थी। तो ये एक थिन ब्लू लाइन है जिसको कि अनुभव के आधार पर आप डिसर्न कर सकते हैं और ये डिसर्निंग चीज़ हम लगातार करते भी आ रहे हैं। इसमें सतत सजगता की भी आवश्यकता है कि किसी भी स्तर पे कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट ना हो कि कोई पुलिस का अधिकारी किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त हो और इसमें कठोर कार्रवाई भी की जाती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये अब इकोनॉमिक हब बन गया है एक्टिविटी का। इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब है, आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, उसके बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, संपन्नता है लोगों में, पैसे का, धन का जो ट्रांसैक्शन है बड़े पैमाने पे है, एमपी में तो सबसे ज़्यादा है। और साथ साथ लैंड कॉस्ट बढ़ी है। जब लैंड की कॉस्ट बढ़ती है, लैंड प्रेशर बढ़ता है तो उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है और फिर जो लीगल प्रोविज़न्स हैं उनका यूज़, मिसयूज़ या उसमें से बायवेज निकालना, ये भी कई लोगों ने, अनस्क्रूपलस लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी संतोष का विषय है कि बहुत बड़े पैमाने पे माफियाओं पे कार्रवाई की गई है और वैधानिक कार्रवाई का एक सैल्यूटरी इफ़ेक्ट आया है और सहजता आई है। बहुत समय से जो पीड़ित लोग थे उनको भी हम लाभ दे पाए हैं, ये हमारे लिए संतोष का विषय है। जो लोग फरार हैं, लंबे समय से फरार है, दो लोगों का नाम का तो जिक्र मैंने भूमाफिया उनका, चिराग शाह, दीपक मद्दा। एक गैंगवार हुआ शराब ठेकेदारों के बीच में, उसके भी कुछ आरोपी फरार हैं। तो इन सबको पकड़ने के लिए कोई एक्शन प्लान जो चल रहा हो, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सफलता तो बहुत मिल भी गई है, लेकिन जो साक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई है वो ही की जाएगी। कब तक पकड़े जाएंगे फरार आरोपी? वो तो जो फरार हैं उनको इनाम घोषित है और यथासंभव यथाशीघ्र पकड़ लेंगे। बड़े पैमाने पर पकड़ भी लिए गए हैं, लगभग 90% तो पकड़े ही गए हैं। लेकिन पॉपुलर डिमांड के ऊपर लॉ नहीं चलता है। लॉ इज़ एब्सोल्युटली एज पर एविडेंस। एक इसको कहा जाए कि ये कोई जन सामान्य के मनोरंजन की एक्टिविटी नहीं है जो कि सामान्यतः समझ ली जाती है। ये एक विशुद्ध रूप से वैधानिक प्रक्रिया है जो स्पष्ट साक्ष्य के आधार पर ही चलती है। किसी को कि इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे को ख़राब लगता है, ये नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। तो विशुद्ध साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई है और बिल्कुल विधि संगत कार्रवाई है, स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट कार्रवाई है। और उसमें जो यदि कानून के दायरे में आता है, जिसने कि उल्लंघन किया है, तो उस पर स्पष्ट कार्रवाई होती है। जिस तरह की कंसल्टेंसीज चल रही है शेयर बाज़ार में और विजयनगर क्षेत्र में खूब बड़े मात्रा में, और वो लोगों को शिकार बनाती है कि भाई लालच तो उसमें भी है जो शिकार बना है, कहीं ना कहीं वो अपने पैसे को दुगना चौगुना करना चाहता था। इसी लोभ लालच का फ़ायदा उठाकर जो कंपनियां हैं, कंसल्टेंसी कंपनियां, और उसमें जिस तरह की बेईमानियां हो रही, उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है? इसके ऊपर हमने निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की है। सेक्शन 420, 467, आईपीसी सेक्शन सभी लगाए गए हैं और बड़े पैमाने पे हमने पैसा वापस भी करवाया है। इसी वर्ष में मैं समझता हूँ कि 10 करोड़ से अधिक रुपए की राशि हमने निक्षेपकों को, जिन्होंने कि उसमें अपना डिपॉजिटर्स थे, उनको वापस कराया है। ये एक बहुत बड़े संतोष का विषय है। इसमें सतत कार्रवाई चल रही है। दिक्कत ये आती है कि वे जो फ्रॉडस्टर्स हैं
वो फरार हो जाते हैं, उनके लोकेट नहीं होते हैं। और फिर उनके पास इतनी लिक्विडिटी नहीं होती कि यदि पकड़े भी जाएं तो एसेट्स इतने नहीं हैं कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनको फुलफ़िल किया जा सके। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है कि फिर उनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की जाए, फिर वो वैधानिक तौर पे उसका ऑक्शन हो और फिर जो डिपॉजिटर्स हैं उनको रिलीफ मिले। लेकिन फिर भी हमने बड़ी कम अवधि में बहुत सारे डिपॉजिटर्स को लाभ पहुंचाया है। ये एक इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंदौर पुलिस। और इसमें कार्रवाई जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उसके तहत की जा रही है। अब एक जागरूकता का भी अभियान हम चला रहे हैं कि इस प्रकार के फ्रॉडस्टर्स से बचा जाए, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड्स या इस प्रकार के प्रलोभन दे करके कि बड़ी जल्दी पैसा जो है वो बढ़ जाएगा, जो बैंक रेट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा तौर पे वो बता दिया जाता है कि साहब ये पैसा बढ़ेगा, और प्रलोभन में लोग आ जाते हैं और फिर अपना हार्ड अर्न मनी उसमें वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए एक जन जागरूकता अभियान भी यहाँ पे चलाया गया है, उसके अच्छे परिणाम आए। जो सांप्रदायिक माहौल है वो कई बार बिगाड़ने की कोशिश होती है। कुछ 2-3 कुछ ऐसे संगठन हैं जो केरल से संबंधित हैं, वो यहाँ काम कर रहे हैं और उसको लेकर भी डिफरेंसेस हैं। लोकल प्रशासन कहता है कि वो सक्रिय हैं, भोपाल में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कहते हैं कि उस तरह के कोई सबूत नहीं है कि वो यहाँ सक्रिय हैं। तो क्या, चूँकि इंदौर बड़ा एक सांप्रदायिक सद्भाव वाला शहर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देश की तरह यहाँ भी इसमें गिरावट आई है और कई इस तरह के लगातार प्रदर्शन हुए हैं दोनों संगठनों की तरफ से, भीड़ इकट्ठी हो गई है। ये कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। ये हमारे लिए, बल्कि सभी राइट थिंकिंग लोगों के लिए, भारतीयों के लिए एक प्रकार का चुनौती है, एक चैलेंज है, और हम इसको मीट आउट करते हैं। ऐसी कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों में इन्वॉल्व है उसके विरुद्ध सशक्त वैधानिक कार्रवाई हम करते रहे हैं। और एक सामाजिक सद्भाव का माहौल जो कि अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है, वो बनाने की प्रयास चल रहा है। उभय बल्कि विभिन्न संप्रदायों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने का भी प्रयास सतत रूप से चल रहा है। हम चाहेंगे कि इसमें सभी वर्गों का हमें सहयोग मिले। खासकर हम युवा वर्ग को टारगेट कर रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यंग ब्लड में ज़्यादा आता है, और उसको उनसे अगर डिस्ट्रस्ट है, एस्टेब्लिशमेंट के प्रति जो डिस्ट्रस्ट है वो रहेगा तो वो और बढ़ता है और किसी न किसी तौर पे वो बाहर आता है। सोशल मीडिया से कितना इसके लिए नुकसानदायक है? सोशल मीडिया इसको, किसी भी चीज़ को एनहांस करता है, किसी भी चीज़ को प्रोपोर्शन उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि वायरलिटी की उसके अंदर एक कैपेसिटी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसको काउंटर जो वायरल करते हैं उसमें भी उतनी ही कैपेसिटी, बल्कि उससे ज़्यादा कैपेसिटी होती है, और हम उस चीज़ का भी कई बार लाभ लेते हैं कि हम सही जो पिक्चर है वो तत्समय ही पेंट कर देते हैं कि भाई दिस इज़ द फैक्ट। साइबर क्राइम का एक अलग विभाग है, अलग उसके अधिकारी, लेकिन साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है और सोशल मीडिया में इस तरह के इतने, मेरे खुद के ही मोबाइल पे इतने सारे मैसेज आते हैं जिनको मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया ये, या मैं भी कई बार भेज चुका होता हूँ कि लगता है कि ये क्राइम हो गया है। धर्म से जुड़े हुए हैं, जाति से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातों से जुड़े हुए हैं। इस पर पूरी तरह से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन निगरानी तो की जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इस वक्त का, इस जनरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज अब साइबर क्राइम के तौर पे, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड है और हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिजिटाइज्ड हैं, वो ऑनलाइन चलती हैं। तो अब ये क्राइम का पैटर्न चेंज हुआ है और इस चीज़ को अब एटीट्यूडनल चेंज भी हमको पूरी सोसाइटी में लाना है। पहले मैन टू मैन क्राइम था, फिज़िकल एलिमेंट उसके अंदर था, अब जो है वो एट अ क्लिक बहुत सारा क्राइम हो जाता है। तो एक सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस पहली चीज़ कि इसके दे शुड नॉट फॉल प्रे टू सच क्राइम्स, और सेकंड ये कि फिर अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। ये कहना आपका बिल्कुल सही है कि अभी उतना अमला हमारे पास नहीं है कि जिस पैमाने पे ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है। अब उसमें सतत रूप से हम अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी हम यूज़ कर रहे हैं, इवन जो सिविल सोसाइटी से भी हम लोगों को लेकर के उसमें इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं, और बहुत संख्या में हमने साइबर क्राइम ट्रेस कर भी लिए हैं। लेकिन अब जो पॉपुलेशन का प्रेशर है और क्राइम का जो रेट है वो वाकई में इस वक्त अलार्मिंग है,
और ये एक चैलेंज के तौर पे आया है। मैं पुनः इसमें अपेक्षा रखूँगा कि एक जन जागरण भी रहे, जो हम चला भी रहे हैं, लोगों को अवेयर भी करा रहे हैं कि इससे कैसे बचा जाए। ओटीपीज़ जो हैं वो वेस्ट मतलब शेयर नहीं करने हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। और आपके विभाग के एक वरिष्ठ एडीजी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तो लगातार क्लासेस इस लेते हैं, मूव करते हैं, बिल्कुल बताते सब लोगों को अवेयर करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अब वो जो एक फेज़ था आज से 2, ढाई, 3 वर्ष पहले का, और बल्कि 1 वर्ष पहले तक का, पिछले 1 वर्ष में आप देखेंगे कि लोगों में अवेयरनेस का लेवल बढ़ा है। अब केवाईसी के नाम पे अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना या पर्सनल डिटेल्स शेयर करना अब लोग नहीं करते हैं। नाउ दे आर अवेयर कि किस प्रकार से उनका दोहन शोषण हो सकता है। तो यंग जनरेशन में तो आया है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का केसेस आते हैं, इनको ट्रेस करते हैं। आपकी जो एक खासियत है पुलिसिंग की, जिसको मैं करीबन 8 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अभी इतना ही समय हुआ है आपको, 8-9 महीने, क्या आप लो प्रोफाइल और थोड़ा सा मानवीयता को विश्वास में रखते हुए, और कई बार आप जैसे आपके ऑफिस में वहाँ ओम नमः शिवाय और गायत्री मंत्र का जाप होता रहता है, पुलिस अधिकारियों को भी आप भरी मीटिंग में सुधारने के लिए इतना ही कहते हैं कि ज़रा भगवान से डरो, पर क्या आपको लगता है कि इंदौर में जो बरसों से जमे हुए पदस्थ पुलिस अधिकारी हैं, जो एक निश्चित मोटिव के साथ इंदौर आए हैं, वो भगवान से डरते होंगे? देखिए, एक गीता में है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हम कहते हैं परित्राणाय साधूनाम संस्कृताय च दुष्कृताम। और ये भारत के नागरिक हैं, इनके हित के लिए हम हैं। जितना बेहतर हम इनके लिए कर सकते हैं, सेवा का भाव है मूलतः, सर्विस एलिमेंट। इट इज़ पुलिस सर्विस, इट इज़ नॉट पुलिस मास्टर, इट इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इट इज़ नॉट मास्टर्स। सो व्हाट वी आर सर्वेंट्स। हम समाज के, सोसाइटी के सेवक हैं, और वो सेवा का भाव डाउन टू द लास्ट कांस्टेबल चाहिए। जब गांधी जी ने भी कहा था कि समाज के आखिरी व्यक्ति को आप देख लें, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आपको क्या करना है। दीनदयाल उपाध्याय जी की थ्योरी थी। ये दीनदयाल उपाध्याय जी की थ्योरी है, और हमारे सभी महापुरुषों का यही वो है कि भाई आखिरी व्यक्ति का हमें उत्थान करना है। और जब इस एम को, इसको आप गोल को लेके चलते हैं, तो आपका मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। आप देखेंगे कि मर्यादा भंग होगी तो महाभारत होगा। मर्यादाएं, सहजता, ये हमारी संस्कृति के अंश रहे हैं, और ये पुलिस के बल्कि जीवन के हर पहलू में होना चाहिए। और आप देखेंगे कि जब ये चीज़ आ जाती है सोसाइटी में, क्राइम रेट भी डाउन होता है, जीवन सरल सहज होता है। आप एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं और जिस तरह का उनका रवैया है, और जिस तरह का हम रोज देखते हैं, आपके पास भी तमाम शिकायतें आती हैं, और जिस मैंने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, कि जिस मंतव्य के साथ इंदौर में पदस्थापना करवा के आए हैं, क्या उनको एक वाक्य कि भगवान से डरो, ये सुधार सकता है? नहीं, ये ऐसा तो खैर वो नहीं है, क्योंकि जो वैधानिक प्रावधान हैं और जो डिपार्टमेंटल रूल्स हैं, उससे सभी बंधे हैं, उससे कोई भी मुक्त नहीं है, और सतत डिसिप्लिनरी एक्शंस भी होते हैं। और ये तो कोई मतलब कहने की बात ही नहीं है कि कोई ईश्वरीय किसी उसका थ्रेट दिया जाता है। तो जो डिपार्टमेंटल रूल्स हैं जो गवर्नमेंट के, उसके अनुरूप ही कार्रवाई होती है। क्योंकि आप सहज हैं, सरल हैं, सॉफ्ट हैं, थोड़ा सा अपने अधीनस्थों के प्रति भी आपका एक नरम रुख होता है, तो इसका बेजा फायदा नहीं उठाते? अभी तक तो मेरे समक्ष में नहीं आया, क्योंकि ये एक मानवीय चेहरे के पीछे एक दानव भी छुपा है, और जो कि स्पष्ट रूप से 2 और 2 4 ही जानता है। और चाहे वो अधीनस्थ हो, वो किसी को पहचानता भी नहीं है। जब कानून की बात आती है, जब नियम की बात आती है, तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, समान रूप से लागू होते हैं। पुलिस थोड़ी सी स्ट्रेस में रहती है, क्योंकि पुलिस बल कम है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि हमारे पास एक ही महिला इंस्पेक्टर होती है, सब इंस्पेक्टर होती है, हम उसको कहाँ कहाँ भेजें। शहर बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? आप चूंकि वरिष्ठ अधिकारी कप्तान हैं, और टीम के सदस्य अगर स्ट्रेस में है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस अनुपात में पुलिस फोर्स होना चाहिए, उस अनुपात में नहीं है, और अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, साधन कम हैं, समय कम है, तो स्ट्रेस होना लाजमी है। और स्ट्रेस से बचने की स्ट्रेटजीज़ आपको अपने स्तर पे निकालनी पड़ेंगी। स्ट्रेस, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि एक शब्द है तितीक्षा,
तितीक्षा का शाब्दिक अर्थ है एंड्योरेंस, सहन शक्ति। मूलतः गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में इसका श्री कृष्ण ने विवरण भी दिया है। अर्जुन को कहा है कि ये उष्ण और शीत सम है, इनको तू सहन कर। तो स्ट्रेस जो है वो तो आएगा, वो निश्चित रूप से आएगा, लेकिन आपका यदि ध्येय स्पष्ट है, तनाव देना नहीं, तनाव लेना नहीं, और समाज की सेवा करना, जब आपको उस अंतिम व्यक्ति की चेहरा आपके सामने है कि जिसकी की बच्ची गुम गई है, फिर आपके सारे तनाव दूर हो जाते हैं, आपकी सारी थकान दूर हो जाती है, आपका एम बिल्कुल स्पष्ट होता है कि भाई बच्ची बरामद करनी। यदि कोई ऐसा अपराध है कि क्रिमिनल एब्सकॉन्ड कर गया है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है, आपका कोई तनाव कहीं आपको टच नहीं करता, आपका ध्येय इतना स्पष्ट होता है कि आप अपने काम में लगे रह जाते हैं। और जब वो बच्ची मिल जाती है तो जो वो सुख है, जो वो सुख अवर्चनीय है वो अवर्चनीय है, उसका विवरण आप दे नहीं सकते। तो इसलिए आप उसको, ये जो एक मूल मंत्र है तितीक्षा, ये मेरे ख्याल से इस समय का मूल मंत्र है और सभी को इसका उपयोग करना लोगों में सहन शक्ति कम हो रही है। इसी की वजह से ट्रैफिक पे बहुत झगड़े होते हैं, और ट्रैफिक इंदौर की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे अधिकारी आए, बहुत सारे अधिकारी गए, सबके प्रायोरिटी में रहा ट्रैफिक। हालांकि ये बात सही है कि ट्रैफिक केवल पुलिस का अकेला का जिम्मा नहीं है, और ट्रैफिक अकेली पुलिस सुधार भी नहीं सकती है, पर फिर भी इंदौर का ट्रैफिक बहुत बदतरीन है, बहुत ख़राब है। डॉक्टर साहब, अभी मैं आपको साथ लेके भारत के 20 विभिन्न नगरों में जाना चाहूँगा, और वहाँ के ट्रैफिक को और अपने इंदौर के ट्रैफिक को मैं कंपेयर करना चाहूँगा, और फिर मैं आपसे एक सहज मूल्यांकन चाहूँगा। मैं आपको बता देता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि इससे बेहतर ट्रैफिक इतने बड़े शहर के लिए भारत में कहीं नहीं है। और उसके पीछे मैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानता हूँ वो यहाँ के आम नागरिक की सहजता है। एक चौराहे पे अपन चलते हैं जहाँ कोई भी पुलिस वाला रेगुलेट करने के लिए ना हो, लेकिन रेड लाइट वायलेशन की घटनाएं लगभग नगण्य हैं। जो होती हैं उनके ऊपर चालान भी होते हैं, उनके ऊपर जो वैधानिक कार्रवाई होती है, लेकिन आप देखेंगे कि सहजता अभी बहुत ज़्यादा है। अभी भी लोग हमारे शहर के रेड लाइट वायलेट नहीं करते, स्वयं खड़े हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा बिंदु जो आपने कहा कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, अब जब शहर बढ़ता है, व्हीकल्स बढ़ते हैं, मोर देन 25 लाख व्हीकल्स आर प्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ इंदौर टुडे। उसमें से रश आवर्स में 15 लाख व्हीकल्स, अनेक चौराहे लोग गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं। 15 लाख व्हीकल्स एट अ टाइम होते हैं शाम के कुछ रश आवर्स में या अर्ली मॉर्निंग, वो जो रश आवर्स के अंदर। ये बिल्कुल सही है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिमिट तक ही वाहन के व्हीकुलर ट्रैफिक को सस्टेन कर सकता है, उससे बियॉन्ड होगा तो वो मिसमैनेजमेंट होगा ही होगा। लेकिन फिर भी इतने छोटे अमले के साथ इतना सुचारू मैनेजमेंट, ये मेरे ख्याल से एक संतोष का विषय है। इसमें सबको आत्मावलोकन की ज़रूरत है, सारे स्टेक होल्डर्स को। पहला तो हमारे शहर का नागरिक। आप देखेंगे कि जब हम कहते हैं बहुत अच्छे ट्रैफिक मैनेजमेंट्स बाहर हैं, सिंगापुर में उन्होंने एक व्हीकल्स की संख्या फिक्स कर दी है। एक व्हीकल उधर से राइट ऑफ होगा तो एक नया व्हीकल आएगा, उस संख्या को वो पार नहीं होने देते। हमारे यहाँ प्रतिदिन 1500 गाड़ियों का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब इस चीज़ को आप मानेंगे कि इतने बड़े पैमाने पे जब व्हीकल्स का इन्फ्लक्स है, टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर, डिफरेंट लेन्स भी नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी लिमिट्स हैं। और पीडब्ल्यूडी की भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लेफ्ट हैंड ठीक नहीं है, बहुत सारे रोटरी ठीक नहीं है, वो कर रहे हैं। उसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी अभी जो कि डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, एक बहुत संतोष का विषय ये है कि यहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का जो कॉरपोरेशन है और पुलिस और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर ऑन सेम पेज। तो अब लेफ़्ट टर्न्स भी हम ठीक कर रहे हैं, उसको जो उसकी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी दुरुस्त कर रहे हैं। कई जगह रोटरीज हमने छोटी की हैं। तो वॉट एवर इज़ पॉसिबल टू डू दी बेस्ट फॉर दी ट्रैफिक, ये सभी स्टेक होल्डर्स इसमें कर रहे हैं। मैं अपेक्षा पुनः करूँगा अपने जो शहर के नागरिक हैं कि थोड़ा सा इसमें सहजता रखें कि जो रश आवर्स हैं उनको अवॉइड करें, या वो स्ट्रीट्स अवॉइड करें। हमारे पास अल्टरनेट रूट्स अवेलेबल हैं, तो उनको रश आवर्स छोड़ करके, क्योंकि अब किसी एक रेड लाइट पर खड़े हैं बहुत लंबे समय तक, अगर व्हीकल बंद नहीं हो रहा है तो फ्यूल का एक्सपेंस भी बढ़ता है, सब कुछ चीज़ें होती हैं। और फिर
वो पूरी सोसाइटी को एक एडवर्सली हिट करता है। रोड रेज के केसेस फॉर्चुनेटली हमारे इंदौर में नहीं, क्योंकि अगेन आई टेल यू कि ये हमारे संस्कृति का, हमारे जो कहना चाहिए उत्कृष्टता का एक प्रतीक है कि इतने ट्रैफिक के बाद भी रोड रेज के केसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं इंदौर में। तो एक संतोष का विषय है, लेकिन ये एक सतत रूप से चैलेंज है। वी आर ट्राइंग टू मीट इट आउट। कई बड़ी चुनौतियां हैं और नई चुनौतियां इतनी सामने आती हैं कि ज़्यादातर अधिकारी उन नई चुनौतियों में उलझे रहते हैं। पुराने कुछ अंधे कत्ल हैं जो जिनकी वजह से शहर को शर्मसार होना पड़ा था, वो आज तक उनका पकड़ा नहीं जा सका और अब तो लगता है मुझे वो नस्तीबद्ध भी हो गए होंगे, फाइल भी बंद हो गई होंगी। दो मुझे अभी तत्काल याद आ रहे हैं। एक ठक्कर दंपत्ति हत्याकांड हुआ था यहाँ विजयनगर आसपास क्षेत्र में, और एक सरोज जोशी हत्याकांड हुआ था व्हाइट चर्च कॉलोनी के आसपास। उनके कातिलों का कोई पता नहीं चला। देखिए, अगेन इसमें जब तक कोई नया एविडेंस नहीं आएगा या कोई एक लीड नहीं मिलेगी, तब तक केसेस का, इस प्रकार के केसेस का इन्वेस्टिगेशन एक लिमिट के बाद आगे नहीं बढ़ पाता है। जो आप 2 केसेस बता रहे हैं, इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये फॉरगॉटन केसेस हों, लेकिन इसमें इनाम भी घोषित हैं, इसमें प्रयास भी जारी हैं, जो टेक्निकल तौर पे या आप कहें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के तौर पे या उसकी समग्रता से कि कोई ऐसी चूक हो गई हो कि जो ओवरसाइट हो गई हो, उन चीज़ों का भी अवलोकन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन केसेस को भुला दिया गया है, लेकिन जब तक कोई नई लीड नहीं मिलेगी तब तक हम उसके एक्चुअल क्रिमिनल तक नहीं पहुंच पाएंगे। संतोष का विषय ये है कि बहुत कम संख्या में ऐसे केसेस हैं जो अनडिटेक्टेड रह गए हैं। आप अंधे कत्लों की समीक्षा करते हैं कुछ, उनके बारे में बातचीत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारा तो एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जो अनडिटेक्टेड केसेस हैं उनका एक टीम बना करके उनका पुनः विश्लेषण किया जाता है। उसमें प्रोसिक्यूशन भी रहती है, उसके अंदर डिफरेंट सीनियर ऑफिसर्स भी लेते हैं, कई बार हम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को भी लेते हैं उसके अंदर, जो अपनी लीड्स उसके अंदर दे पाते हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत कम संख्या में ऐसे केसेस रह गए हैं, जनरली हमने डिटेक्ट कर ही लिए हैं। पिछले कुछ सालों में, 1-1.5 साल में इंदौर में जो हमले हो रहे हैं वो एक तो ये हो रहे हैं कि ड्रग्स यहाँ खूब आने लगी है और ड्रग्स का सेवन भी बहुत बढ़ गया है। दूसरा ये हो रहा है कि महिला संबंधी जो देह व्यापार है उसमें नए तरीके आ गए हैं। आज ही आपने एक गिरोह पकड़ा है जो वेबसाइट के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए महिलाएं उपलब्ध कराता था, और नेपाल से भी महिलाएं आ रही हैं, बांग्लादेश से भी महिलाएं आ रही हैं, रशिया से महिलाएं आ रही हैं, और वो सब देह व्यापार में लिप्त हैं। और उसकी वजह से जो चिंता का विषय, अपराध से भी ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय मेरा है वो कि जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो उसमें बिल्कुल फंसती जा रही है। चाहे वो पब कल्चर हो, चाहे वो ड्रग्स कल्चर हो, चाहे वो सेक्स। इसको रोकना केवल पुलिस का काम नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे सामाजिक, नैतिक और पारिवारिक संदर्भ होंगे, लेकिन फिर भी पुलिस अपने तौर पे क्या कर रही है? विभिन्न प्रकार के आपराधिक गतिविधियों का आपने उल्लेख किया। सबसे पहले लें हम ड्रग्स को। ये एक निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आपने सही कहा कि पुलिस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक एंगल है, लेकिन उसके डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं, परिवार भी है, सोसाइटी एट लार्ज है। एक कांस्टेंट हमारा एफर्ट रहा है कि सबसे पहले तो ड्रग पैडलर्स को पकड़ें और ड्रग यूज़र्स के ऊपर अंकुश लगाया जाए। इसी क्रम में सबसे बड़ा कैच मेरे ख्याल से MDMA का इस वर्ष जनवरी में किया गया था, जिसमें 71 किलो MDMA जब्त किया गया था, और उसके बाद फिर 1 kg और भी डिफरेंट लोगों से किया। उसमें बड़े पैमाने पे जो चेन थी वो उसके अपराधियों को पकड़ा गया। करीब 35 से ज़्यादा अपराधी पकड़े जा चुके हैं जो अभी भी जेल में हैं, जिनकी ज़मानत नहीं हुई है, और एक क्रैकडाउन उसके ऊपर किया गया। साथ ही साथ जो पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व ड्रग पैडलर्स हैं या ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है, जो कि एक संतोष का विषय है। लेकिन यहाँ अभी रुकना मतलब उचित नहीं होगा कि ये कोई जिसको कहा जाए कि अब यहाँ एफ़र्ट समाप्त हो जाए। ये सस्टेन्ड एफ़र्ट की चीज़ है। इसमें नॉट ओनली पुलिस बल्कि सोसाइटी का हर ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि यदि एक बच्चा ड्रग एडिक्ट होता है तो पूरी फैमिली समाप्त होने के कगार पे जाती है। लीगल प्रोविज़न्स अपनी जगह हैं, कार्रवाइयाँ हो ही रही हैं। एक जन चेतना का भी हमने
प्रारंभ किया है अभियान। इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस जो कि अभी बहुत समय तक बंद थे लेकिन फिर से स्टार्ट किए हैं, सोशल मीडिया पे, सोशल ग्रुप्स के ऊपर इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं और हर स्तर पे इसको रोकने की कोशिश हम कर रहे हैं। सेकंड, आपने जो चीज़ बताई वो ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स के बारे में बताया। ये भी महानगरीय कल्चर का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है और इसमें इसके ऊपर एक क्रैकडाउन चल ही रहा है, सतत रूप से पकड़ते ही जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने एक गैंग बस्ट किया है इस प्रकार का। तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि कॉन्स्टेंटली हमें करते रहनी पड़ेगी, क्योंकि अब इस साइबर वर्ल्ड के चलते बहुत सारी चीज़ें साइबर स्पेस में हो जाती हैं और मैनुअल कांटेक्ट बहुत कम रह जाता है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल गैजेट्स भी हम यूज़ करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी यूज़ करते हैं और उसको उस पर क्रैकडाउन चल रहा है। अगेन आई वुड से कि ये अपनी संस्कृति से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, पुनः इस शहर की जो परंपरा है उसके अनुरूप भी नहीं है। मैं जन चेतना का भी इसमें अभियान चलवाना चाहूँगा कि लोगों में एक जागरूकता आए और संस्कृति के अनुरूप ही व्यवहार हो। शहर के बाहर जो टाउनशिप्स बन गई हैं, बस्तियां बन गई हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां, बहुत बड़े बड़े बंगले बने हैं, मगर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। कई चोरियां हुई हैं, कई बड़ी बड़ी घटनाएं, वारदात हुई हैं और ये पाया जाता है कि टांडा बरूड की, धार की, झाबुआ की कुछ गैंग आती हैं और वो हमला कर जाती हैं। तो इसकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी होती है? बाद में मालूम पड़ता है कि बहुत लंबे लंबे समय तक गश्त नहीं होती है, कोई 15-15, 20-20 दिन तक कोई गाड़ी वहाँ नहीं जाती। इस तरह की भी चीज़ें सामने आई। तो इनको रोकने के लिए या इस तरह की गश्त हो और वो जो बाहर की कॉलोनियाँ हैं, बाहर की टाउनशिप है, ये भी महफूज रहें। बिल्कुल, बहुत ही इसको कहा जाए रेलिवेंट पॉइंट आपने अभी रेस किया है। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि कुछ आउटस्कर्ट्स की जो बाईपास पे जो कॉलोनीज़ हैं उसमें गंभीर वारदातें हुई। संतोष का विषय ये कि वो सभी ट्रेस हो गई, सभी को पकड़ भी लिया गया, लेकिन ये एक चिंता का विषय है। इसमें हमने कॉन्स्टेंटली जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ उन वॉल्ड कॉलोनीज़ की हैं उनकी मीटिंग्स भी की हैं, उनके रेजिडेंट्स की भी, और साथ में जो उसकी एसोसिएशंस हैं और जो सुरक्षा एजेंसीज़ उसमें लगी हैं। जो हमारी गश्त की गाड़ियाँ हैं उनको टारगेट हम देते हैं कि इसने समय पे आपको एटलीस्ट 2 बार इन कॉलोनीज़ को टच करना है। और अभी तो हम ये कहें कि हमारे एफर्ट से या लोगों में खुद की अवेयरनेस है कि कुछ समय से ये वारदातों पे अभी चेक लगा हुआ है, लेकिन ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि आउटस्कर्ट्स की कॉलोनीज़ उतनी सुरक्षित नहीं हैं। दिक्कत ये है कि इतने बड़े पैमाने पे रात्रि में गश्त के लिए फोर्स भी नहीं होता है कि हर कॉलोनी के ऊपर हम कांस्टेंट गश्त कर सकें, कि एक गश्त की गाड़ी निकल भी गई उसके बाद अगर कोई वारदात हो जाती है तो ये बहुत सहज चीज़ है। और आक्षेप लगाना बड़ा आसान हो जाता है कि भाई पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन एफर्ट्स बहुत ज़ोर से चल रहा है इसके अंदर। कोई रात ऐसी नहीं जाती जब गश्त वाले जो हैं उनको ताकीद ना किया जाए और वो वहाँ ना जाएं। शासन तो चाहता है कि पुलिसकर्मियों को एक दिन की छुट्टी दी जाए, व्यवहारिक रूप में देना संभव नहीं हो पा रहा है। क्या आप जिले में इस तरह की कोई व्यवस्था जमाएंगे कि सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिले? ना मिले तो कम से कम जो पुलिसकर्मी है उसको मैरिज एनिवर्सरी के दिन या उसके बच्चे के बर्थडे के दिन छुट्टी मिल जाए। देखिए, साप्ताहिक छुट्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ आया भी था, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और हमारा पुलिस टू पब्लिक रेशियो उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हो चुकी है उस समय पे उस पर चर्चा हो चुकी है। इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट। अब इसी अमले के साथ हमको इस पूरे शहर की सुरक्षा करनी है और इसके चलते हम कई बार अपने चाह के भी इन चीज़ों को हम नहीं हेल्प कर पाते, लेकिन उसका ये है कि जो हमने तोड़ है, जो उसका निराकरण है कि छुट्टियां हम रोकते भी नहीं हैं और जैसे संभव होता है छुट्टी हम दे ही देते हैं। और अभी एज ऑफ नाउ कोई मेजर ग्रीवांस किसी की नहीं है। कोई यदि ऐसा है कि एक दिन छुट्टी दे भी दी और नेक्स्ट डे अगर वो पुनः कोई इमरजेंसी उसकी फैमिली में आ गई तो इट इज़ अगेन ही आस्क फॉर लीव, तो ऐसा हम नहीं करते कि उसको लीव ना मिले। कोशिश यही रहती है कि उसका भी एक बैलेंस बना रहे, कि उसको जो ड्यूटीज़ हैं, अब वो ड्यूटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, तो एक बैलेंस उसमें बना रहे, यही प्रयास रहता है। बहुत धन्यवाद मनीष कपूरिया जी, आपका हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। आप डीआईजी इंदौर को सुन रहे थे, लेकिन पूरा अगर इंटरव्यू आप गंभीरता से देख रहे थे तो आप निश्चित रूप से निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे
कि आप एक गीता, श्रीमद् भागवत गीता के एक जानकार से को सुन रहे थे, जो निष्काम कर्मयोगी की तरह अपनी भूमिका को निभा रहा है। बहुत कूल, बहुत काम, बहुत शांत से, बहुत ही उदार भाव से उन्होंने मध्य प्रदेश की पुलिसिंग को समझाने की कोशिश की है। और ये बात सही भी है कि पुलिसिंग अकेला कोई काम नहीं कर सकती, बल्कि उसके साथ जन चेतना को भी जुड़ना पड़ेगा, जनता को भी जुड़ना पड़ेगा। और इंदौर इस मामले में बहुत अच्छा है, दूसरों को भी प्रेरणा बनता है। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि पुलिस में मनीष कपूरिया जैसे अधिकारी बहुत कम हैं। हमें ज़रूरत है ऐसे पुलिस अधिकारी की जो तनाव कम से कम दे और तनाव ना ले, और अपने भाव से, जिसका उन्होंने जिक्र किया था, दीक्षा, जो कृष्ण का उपदेश है अर्जुन के लिए, तो हम सब उसे उसी भाव से स्वीकार करें जिस भाव से भगवान कृष्ण ने, योगीराज कृष्ण ने अर्जुन को वो भाव दिया था। अगर हम उस भाव से उसको स्वीकार कर लेंगे तो निश्चित रूप से तनाव से भी मुक्त होंगे और हमारी पुलिस और हमारी समाज ज़्यादा बेहतर काम कर सकेगा। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।